मैंने क्लासिक स्विच्ड एयर ड्रामा बहुत देख लिया था, इसलिए इस रिच फैमिली में वापस आते ही मैंने सीधे उन 4 सिस्टर्स की तरफ देखा जो फेक एयर लियम को प्रोटेक्ट कर रही थीं, और कहा, अगर तुम मुझे अपना भाई नहीं मानती तो मुझे भी तुम्हारी बहन बनने की जरूरत नहीं है। अगर लियम ही तुम्हारा ओनली ब्रदर है तो वही तुम्हारा भाई रहे, उसे रखो, बस मेरे रास्ते से दूर रहो। मेरी बात सुनते ही चारों स्टर्लिंग डॉटर्स का चेहरा सफेद पड़ गया। विक्टर और क्लेयर दोनों शॉक्ड और परेशान दिखे। क्लेयर के चेहरे पर हर्ट देखकर मैंने हल्की सी साई ली। मॉम, ज्यादा मत सोचिए। डैड, मैं अपनी मर्जी से वापस आया हूँ और सच में आपको अपने पेरेंट्स मानता हूँ, लेकिन सिर्फ आपको दोनों को। मुझे उन लोगों को इम्प्रेस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है जो मुझे चाहते ही नहीं। आखिर मैं ग्रिम हेवन का यंग लॉर्ड हूँ, लोग मेरे पास आते हैं, मैं किसी के पीछे नहीं भागता। कब से मैं अपनी प्राइड निगलकर अप्रूवल मांगने लगा। डेमन का बॉडी लेने का मतलब है अब उसकी फेट भी मेरी है। विक्टर और क्लेयर की सिंसेरिटी साफ दिख रही थी, इसलिए मैं उन्हें रिस्पेक्ट और लव दूंगा जैसे रियल पेरेंट्स को देते हैं। बाकी लोग देखेंगे। अचानक एक सॉब ने साइलेंस तोड़ दिया। सबकी नजरें लियम पर गईं। उसकी आंखें लाल थीं, आवाज कांप रही थी। मॉम, डैड, सिस्टर्स, आई एम सॉरी, ये सब मेरी गलती है। डेमन, प्लीज सिस्टर्स को ब्लेम मत करो। वो पूरा भी नहीं बोल पाया कि मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। बस ये एक्टिंग बंद करो, मेरे पास टाइम और पेशेंस नहीं है। तुम्हें चाहिए क्या? ठीक है, मैं चला जाता हूँ, तुम सब अपनी हैप्पी फैमिली में रहो। मैं खड़ा होने लगा तो लियम शॉक में जम गया। डेमन, ये क्या कह रहे हो? ये तुम्हारा घर है, तुम ऐसे नहीं जा सकते। क्लेयर ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया, जैसे डर हो कि मैं सच में चला जाऊंगा। ये हमेशा तुम्हारा घर रहेगा, जो तुम्हें सही लगे वही करो। यहाँ किसी की हिम्मत नहीं है तुम्हारे खिलाफ बोलने की। उसने अपनी डॉटर्स को घूरा। विक्टर ने भी वही हार्ड लुक दिया। सही कहा डेमन, ये तुम्हारा घर है, जिसे प्रॉब्लम है वो खुद जा सकता है। अब से तुम वही करोगे जो तुम्हें ठीक लगे। उनकी बातों से मैं सेटिस्फाई हुआ। कम से कम इन्हें पता है उनकी लॉयल्टी कहाँ होनी चाहिए। अगर ये अडॉप्टेड सन के लिए अपने रियल बेटे को इग्नोर करते तो मेरा एटीट्यूड उनके लिए बहुत कोल्ड होता। लियम अब शर्म, दुख और फ्रस्ट्रेशन में डूबा हुआ था। वो डिसअपियर होना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं थी। अब वो स्टर्लिंग फैमिली का एयर नहीं रहा, बस एक चैरिटी केस था जो किसी और के घर में रह रहा है। यही थॉट उसे और तोड़ रहा था। क्लेयर ने सॉफ्टली कहा, लियम, रोना बंद करो, हमने पहले ही बात की है। डेमन अलग है, तुम अलग हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बस शांत रहो और घर में रहो। लियम फिर भी बोला, मुझे डेमन के साथ जो हुआ उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। मैंने खाना उठाते हुए कहा, हो गया, तुम्हें इतना बुरा लग रहा है, फिर भी तुम इस घर से जाने का नाम नहीं ले रहे। जब रहने का फैसला कर लिया है तो ये विक्टिम वाला एक्ट बंद करो, देखने में जेन्युइनली इरिटेटिंग है। और एक बात, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, अब से मुझे नाम से बुलाना। मुझे साफ दिख रहा था लियम क्या कर रहा है, विक्टिम बनकर सिंपैथी लेना। इतने लो लेवल टैक्टिक्स मेरे लायक भी नहीं है। करना है तो करे, लेकिन अगर ज्यादा ओवर एक्ट किया तो कॉन्सिक्वेंसेस खुद झेलेगा, चाहे विक्टर और क्लेयर की रिस्पेक्ट ही क्यों ना हो। मेरी बात सुनकर लियम का चेहरा ऐसे फ्रीज हो गया जैसे सबके सामने थप्पड़ पड़ा हो। वो अंदर से जल रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। एला, जो सबसे छोटी और सबसे इंपल्सिव थी, तुरंत लियम को डिफेंड करने उठी, लेकिन सेरीना ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। सेरीना मुझे ध्यान से देख रही थी। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी और कैलकुलेशन दोनों थे। ये छोटा भाई इंटरेस्टिंग है, उसने काल्म आवाज में कहा। वेलकम बैक होम। मॉम और डैड सही कह रहे हैं, ये घर तुम्हारा है, हमेशा रहेगा। जो तुम्हें सही लगे वही करो। तुम्हें किसी और की फीलिंग्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज हमारी गलती थी, हमें लगा आप और डैड इतनी जल्दी वापस नहीं आएंगे, इसीलिए हम सब बाहर चले गए। प्लीज गलत मत समझिए, हम सच में खुश हैं कि आप वापस आ गए, सेरीना ने कैजुअली कहा, लेकिन उसकी आवाज में हल्की सावधानी छिपी थी। मैंने बस उसे एक नजर देखा और कुछ नहीं बोला। विक्टर ने अपनी बड़ी बेटी को बोलते देखा तो उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सॉफ्ट हो गया। उसने स्टाफ को इशारा किया और अगला कोर्स सर्व होने लगा। आज किचन को फुल स्प्रेड तैयार करने को कहा गया था, हर तरह के डिशेस, क्योंकि किसी को अभी तक नहीं पता कि मुझे क्या पसंद है। बाय द वे, डैड, डेमन कहाँ बड़ा हुआ, और जिन्होंने उसे पाला उनका क्या? सेरीना ने ऐसे पूछा जैसे अचानक याद आया हो, लेकिन उसकी नजरें शार्प थीं। विक्टर का चेहरा हल्का बदलते ही उसे एहसास हो गया। डैड, आप चुप क्यों हैं? कुछ ऐसा है जो आप बताना नहीं चाहते? अब हम सब फैमिली हैं, डेमन से जुड़ी हर बात हम सबकी है। साफ था, ये डिनर अब शांति से खत्म नहीं होने वाला। मैंने नैपकिन से होंठ छूते हुए कामली कहा, जानना है तो मुझसे पूछो। सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं। मुझे बचपन में एक ओल्ड टाओइस्ट मास्टर ने अपनाया था। मैं एक टूटे फूटे टेम्पल में बड़ा हुआ, पहाड़ के ऊपर, जहां मुश्किल से कोई आता था। हालत खराब थी, खाना तक मुश्किल से मिलता था। मैंने कभी प्रॉपर स्कूल नहीं देखा, मास्टर ने ही पढ़ना लिखना सिखाया। मैं शायद ही कभी पहाड़ से नीचे गया। 3 महीने पहले मास्टर की डेथ हो गई, उम्र की वजह से। उसके बाद मैं अकेला था, जब तक डैड मुझे ढूंढकर यहाँ नहीं लाए। मैंने हल्का पॉज लिया, फिर जोड़ा, टेम्पल अब बंद है, कोई नहीं है उसे चलाने वाला, लेकिन अगर कभी वापस जाना चाहूं तो जा सकता हूं, खुद मैनेज कर लूंगा। मैंने अपना पूरा अतीत कुछ ही लाइंस में बता दिया, न शिकायत, न दर्द का दिखावा, न किस्मत को दोष। आवाज स्टेडी थी, जैसे ये सब बस एक साधारण कहानी हो, लेकिन विक्टर और क्लेयर के लिए ये साधारण नहीं था। उनकी आंखें भर आईं।
चारों सिस्टर्स स्टंट थीं, इमोशंस का एक अजीब मिक्स। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका असली भाई ऐसे बड़ा हुआ था। उसे तो स्टर्लिंग फैमिली का पैम्पर्ड एयर होना चाहिए था, सबका चहेता। एला तक को गिल्ट महसूस हुआ। उसे अपनी पहले की बिहेवियर गलत लगी। लियम के अंदर पैनिक दौड़ गया। उसे लगा मैं ये सब सिंपैथी पाने के लिए बोल रहा हूँ, कैलकुलेटेड और मैनिपुलेटिव। वो फिर से अपोलोजाइज करना चाहता था, लेकिन उसे याद आया मैंने कैसे उसे चुप कराया था। उसने खुद को रोका और स्ट्रैटेजी बदल ली। डेमन, अब जब तुम घर आ गए हो सब बेहतर होगा। तुम अभी एडजस्ट कर रहे हो। अगर कुछ समझ ना आए तो मेरे पास आना, मैं हेल्प करूंगा। और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिटी घुमा सकता हूँ, सब समझा दूंगा। मैंने सीधा जवाब दिया, ठीक है, थैंक्स। उसकी चाल मुझे साफ दिख रही थी। क्लेयर ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में दर्द था। मॉम, मैं ठीक हूँ, मैंने सॉफ्टली कहा। मैं और मेरे मास्टर खुश थे। हाँ, हालात मुश्किल थे, लेकिन टेम्पल शांत था और उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया। सच कहूँ तो मेरा बचपन खुश था। ये पूरी तरह झूठ नहीं था। असली डेमन सच में खुश था। उसके मास्टर ने उसे जितना हो सका उतना प्यार दिया। वहां कोई विजिटर्स नहीं आते थे। दुनिया सिंपल थी। वो बिना किसी बोझ के जीता था। जब वो छोटा था और अकेला महसूस करता तो पीछे के पहाड़ पर जाकर जानवरों के साथ खेलता। अकेले होकर भी वो खुश था, बिना किसी चिंता के। डेमन ने खुद कहा था उसे कभी नहीं लगा कि वो सफरिंग में है। असली दर्द तब आया जब उसका मास्टर बीमार पड़ा और कुछ किया नहीं जा सकता था। वही उसकी पूरी दुनिया था, उसका एकमात्र सहारा। पहली बार उसने किसी को हमेशा के लिए खोने का दर्द महसूस किया। मास्टर की डेथ के बाद वो टेम्पल में अकेला रह गया, खामोशी में दिन बिताते हुए। विक्टर के उसे ढूंढने से 2 हफ्ते पहले वो पीछे के पहाड़ पर लकड़ी इकट्ठा करने गया था। तभी उसका पैर फिसला और वो क्लिफ से नीचे गिर गया। उस सुनसान पहाड़ पर किसी ने कुछ नहीं देखा। वह बिना किसी आवाज के, बिना किसी गवाह के मर गया। उसकी आत्मा ग्रिम हेवन पहुंची ठीक उसी समय जब मैं नियमित काम संभालने के लिए शहर वापस आया था। जब मैं डेमन की आत्मा से मिला, उसके जीवन भाग्य के बारे में कुछ तुरंत अलग लगा। उसके बर्थ चार्ट और फीचर्स के हर माप से उसे असाधारण धन और आराम से भरी जिंदगी जीनी थी। एक ऐसा भाग्य जिसमें परफेक्ट फॉर्च्यून और लंबी उम्र होती है, जो इस दुनिया में दुर्लभ है। ऐसा भाग्य आमतौर पर कई जन्मों के अक्यूमुलेटेड वर्च्यू से आता है, और फिर भी वह यहाँ ग्रिम हेवन में था। इसका केवल एक ही मतलब हो सकता था, उसकी रॉन्गफुल डेथ हुई थी और जो जीवन भाग्य उसका हक था उसे किसी और के हाथों समय से पहले खत्म कर दिया गया था। जैसा कि हुआ, ग्रिम हेवन हाल ही में गंभीर परेशानी में पड़ गया था। मुझे खुद मॉर्टल वर्ल्ड में आना पड़ा। इसलिए मैंने डेमन की आत्मा से संपर्क किया और एक फेयर डील किया। मैं मॉर्टल वर्ल्ड में उसकी आइडेंटिटी को उधार लेकर अपना काम संभालूंगा। हम दोनों को वही मिलेगा जो हमें चाहिए, और इसी तरह मैं यहाँ स्टर्लिंग हाउस होल्ड में ये सब जी रहा हूँ। ऐसा नहीं कि अगर मैं उन्हें बताऊं तो वे मुझ पर विश्वास करेंगे, खासकर विक्टर और क्लेयर। जो मैंने अभी कहा उसे सुनने के बाद वे अब पहले से भी ज्यादा मानते हैं कि मैं एक थॉटफुल, काइंड हार्टेड बच्चा हूँ। उन्हें यकीन है कि मैंने ये बातें सिर्फ उन्हें बेहतर महसूस कराने के लिए कही हैं। वे दोनों चुपचाप दुख मना रहे हैं। उनका बेटा एक प्रिविलेज्ड जीवन में पैदा हुआ था, और फिर भी उसने 1 दशक से ज्यादा समय उनसे दूर बिताया, ऐसी कठिनाइयों को झेलते हुए जो उसे कभी जाननी ही नहीं चाहिए थीं। उन्होंने चुपचाप कसम खाई कि वे इसका 10 गुना मुझे लौट आएंगे। मेज पर माहौल भारी हो जाता है। हर कोई अपने उलझे हुए विचारों में बैठा है। चारों स्टर्लिंग सिस्टर्स भी शांत हो गई हैं, सिर झुकाए चुपचाप खाना खा रही हैं। अब उनकी तरफ से कोई परेशानी नहीं। विक्टर और क्लेयर अपना पूरा ध्यान मुझ पर दे रहे हैं। हर थोड़ी देर में वे धीरे से पूछते हैं कि खाना मेरे स्वाद के अनुसार है या नहीं। डेमन, तुम्हें कौन सा डिश सबसे ज्यादा पसंद है? क्या तुम चाहते हो कि माम तुम्हारे लिए थोड़ा सूप डाल दें? लियम उनके पास बैठा है, अपनी निराशा छुपा नहीं पा रहा। एला लगभग उसके लिए कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन हर बार जब उसकी नजर मुझ पर पड़ती है, असली भाई पर, उसे मेरी कही बातें याद आ जाती हैं। शब्द उसके गले में ही मर जाते हैं। मैं बस खाने का आनंद लेने पर ध्यान देता हूँ, लेकिन स्टर्लिंग फैमिली के लिए यह दृश्य अपने आप में एक अलग अर्थ ले लेता है। क्लेयर मुझे चमकती आंखों से देखती है। उसका दिल इतनी कोमलता से भरा है कि लगभग दर्द होता है। मुझे एक नजर देखकर ही वह समझ जाती है कि शायद मुझे कभी ऐसे खाने का मौका नहीं मिला। एक दूर पहाड़ पर जर्जर मंदिर में रहते हुए हालात खुद ही सब बता देते हैं। हर दिन पेट भर खाना मिलना ही बहुत था। अच्छा खाना कभी तस्वीर का हिस्सा नहीं था। क्लेयर चुपचाप मन में तय करती है कि अब से वह हर दिन मेरे लिए कुछ नया और स्वादिष्ट बनाएगी। रात के खाने के बाद बच्चे आज्ञाकारी होकर लिविंग रूम में बैठ जाते हैं। विक्टर इसे अपने बेटे के साथ बॉन्डिंग टाइम कहता है, जो अभी घर लौटा है। मैं आराम से बड़े लेदर सोफा में ढंस जाता हूँ और सामने लगे बड़े फ्लैट स्क्रीन टीवी को देखता हूँ, पूरी तरह मोहित। डेमन, क्या तुम्हें सच में टीवी देखना इतना पसंद है?
क्लेयर हल्की मुस्कान के साथ पूछती है। उसकी नजरें स्क्रीन पर टिकी हैं। मैं जोर से सिर हिलाता हूँ। ये टेलीविजन अद्भुत है, किसी स्टेज पर होने वाले किसी भी प्रदर्शन से कहीं ज्यादा मनोरंजक। बहुत लंबा समय हो गया है जब मैंने आखिरी बार मॉर्टल वर्ल्ड में कदम रखा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना बदल चुका होगा। अभी मैं खुद को एक ऐसे कंट्री बम्पकिन की तरह महसूस कर रहा हूँ जो पहली बार शहर में आया हो। क्लेयर मुझे देखती है और उसकी आंखें फिर से भर आती हैं। उसका बेचारापन उसे चुभता है। वह इतना बड़ा हो गया है और फिर भी उसने कभी ठीक से टेलीविजन नहीं देखा। जब वह विचारों में खोई होती है, प्रोग्राम कमर्शियल्स में बदल जाता है। क्लेयर तुरंत रिमोट उठा लेती है। डेमन, मॉम तुम्हारे लिए कुछ और ढूंढती है। जो ड्रामा तुम देख रहे थे वह आज के लिए खत्म हो गया है। चलो दूसरे चैनल पर चलते हैं। और भी बहुत कुछ अच्छा है। मैं सहमति में सिर हिलाता हूँ। एक अच्छे बच्चे की तस्वीर। क्लेयर कैजुअली एक और चैनल पर जाती है, एक फैमिली ड्रामा पर रुकती है और रिमोट रख देती है। लेकिन कुछ ही पलों में पूरे कमरे में एक अजीब सी चुप्पी छा जाती है। लियम, जो पास ही बैठा था, उसका गोरा और नाजुक चेहरा गहरे लाल रंग से भर गया। उसकी आंखों में मुश्किल से छुपाई गई शर्म और ह्यूमिलिएशन जल रही थी। और जैसे टाइमिंग भी उसके खिलाफ हो, टीवी पर जो ड्रामा चल रहा था वही स्विच्ड एयर वाली स्टोरी थी। 2 बच्चे जन्म के समय गलती से बदल दिए गए थे और आज का एपिसोड वही था जहां रियल एयर आखिरकार मिल जाता है। क्लेयर स्क्रीन को घूरते हुए पूरी तरह हिल जाती है। जो प्लॉट सामने चल रहा था वह उनकी अपनी सिचुएशन से लगभग पूरी तरह मेल खा रहा था। कमरे में ऐसी ऑकवर्डनेस भर जाती है कि उसे सहना मुश्किल हो जाता है। स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि असली बेटा घर वापस आ जाता है, लेकिन अडॉप्टेड बेटा वहीं रहता है। पेरेंट्स उसे भेजते नहीं, बल्कि पहले से भी ज्यादा उसे प्यार करते हैं, जैसे वह कोई ट्रेजर हो। जबकि बायोलॉजिकल बेटा एक तरफ छूट जाता है, जैसे वह कोई आफ्टर थॉट हो। लिविंग रूम में भारी खामोश ऑकवर्डनेस फैल जाती है और तभी मैं जानबूझकर जोर से बोल पड़ता हूँ, अजीब नहीं है? कोई अपने ही फ्लैश एंड ब्लड से ज्यादा अडॉप्टेड बच्चे को क्यों प्रिफर करेगा? मान लिया कि सालों का साथ अटैचमेंट बना देता है, यह ह्यूमन नेचर है, लेकिन उसके लिए अपने असली बच्चे को सफर नहीं करना चाहिए। मैं बार बार सिर हिलाता हूँ, जैसे सच में हैरान हूँ। विक्टर और क्लेयर दोनों को महसूस होता है कि मैं किसी पर तंज कस रहा हूँ, लेकिन वे इसे साबित नहीं कर सकते। आखिर उन्होंने लियम को घर से नहीं निकाला, न ही उन्होंने कभी फेवरेटिज्म दिखाया और न ही मेरे साथ ठंडा व्यवहार किया। वे सच में लियम को जाने नहीं देना चाहते। इतने सालों तक उसे पालने के बाद वह बॉन्ड एक दिन में खत्म नहीं हो सकता, लेकिन वे यह भी जानते हैं कि सीमा कहाँ खींचनी है। चाहे वे लियम की कितनी भी परवाह करें, वह कभी मेरे नुकसान पर नहीं होगा। इसलिए वे खुद को समझाते हैं, वह बस शो पर कमेंट कर रहा है और कुछ नहीं। और अगर तंज है भी तो वह बेटियों पर है, हम पर नहीं। विक्टर और क्लेयर चुपचाप खुद को रीअश्योर करते हैं, अंदर उठ रही बेचैनी को दबाते हुए। उन्होंने पहले लियम को भेजने के बारे में सोचा था। वह लगभग अडल्ट हो चुका था। वे उसके लिए अलग जगह खरीद सकते थे, मंथली अलाउंस दे सकते थे, उसे यूनिवर्सिटी भेज सकते थे। लेकिन बेटियों ने इसका जोरदार विरोध किया, उनसे बार बार रिकंसिडर करने की विनती की। और क्योंकि विक्टर और क्लेयर खुद भी सॉफ्ट हार्टेड थे, लियम वहीं रह गया। यही सोचकर विक्टर अपनी बेटियों की ओर सख्त नजर डालता है। लियम अब और सहन नहीं कर पाता। वह अपना चेहरा ढक लेता है, रोने को रोकते हुए, और फिर अचानक ऊपर भाग जाता है। मैं उसे जाते हुए बिना किसी भाव के देखता हूँ। अब उसे क्या हो गया? एला का चेहरा बिल्कुल ठंडा है। वह अपने होंठ दबा लेती है। क्लेयर जबरदस्ती मुस्कुराती है, कुछ नहीं, लियम को बस थोड़ा समय चाहिए एडजस्ट करने के लिए। मैं हल्का सा भौहें चढ़ाता हूँ। तो अगर मैं यहाँ रहने वाला हूँ, क्या वह रोज रोएगा? ये तो थका देने वाला होगा। क्लेयर पूरी तरह असहाय लगती है। थकान की लहर उस पर छा जाती है। तभी एला अचानक फट पड़ती है, क्या तुमने यह जानबूझकर किया? मैं तुरंत नजरें हटा लेता हूँ, मासूमियत से पलकें झपकाते हुए। क्या किया जानबूझकर? एला दांत भींचकर मुझे घूरती है। तुमने अभी जानबूझकर लियम को उकसाया है ना? मॉम और डैड ने पहले ही कहा है कि वे तुम्हें कॉम्पेंसेट करेंगे। तुम्हें और क्या चाहिए? क्या लियम के जाने के बाद ही तुम संतुष्ट होगे? अब सब कुछ साफ हो जाता है। मैं रिमोट टेबल पर रखता हूँ और खड़ा हो जाता हूँ। मैं एला को ठंडी नजर से देखता हूँ। और तुम, क्या तुम्हें रास्ता साफ करने के लिए मुझे ही जाना होगा ताकि तुम्हारा प्रेशियस लियम रह सके? लगता है मैं अपने ही घर में कुछ बोल भी नहीं सकता बिना एक फेक एयर की फीलिंग्स की चिंता किए। यह कहकर मैं मुड़ता हूँ और चला जाता हूँ। लिविंग रूम में गहरा सन्नाटा छा जाता है। विक्टर तुरंत अपनी आवाज ऊंची करता है, मैं सबको चेतावनी दे रहा हूँ। अगर मैंने फिर किसी को डेमन के साथ ऐसा व्यवहार करते देखा तो मैं तुम सबको घर से बाहर निकाल दूंगा। उसका चेहरा बेहद सख्त हो जाता है। तुम सबको समझना होगा, डेमन तुम्हारा भाई है, तुम्हारा ब्लड ब्रदर, उसी माँ से जन्मा। इस पूरे स्विच्ड आइडेंटिटी मेस में वह लियम से कहीं ज्यादा पीड़ित है। तुम लियम के साथ बुरा होने की इतनी चिंता करते हो। क्या कभी सोचा है कि तुम्हारे अपने भाई ने इन सालों में कितना सहा है? स्टर्लिंग फैमिली को लियम का ख्याल रखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे कभी भी डेमन से ऊपर नहीं रखा जाएगा। उसकी नजर एला पर टिक जाती है। चेहरा और भी गंभीर हो जाता है।
मुझे पता है तुम और लियम हमेशा करीब रहे हो, इसीलिए तुम उसका बचाव करती हो, लेकिन यह साफ समझ लो, डेमन ने कुछ गलत नहीं किया और वह तुम में से किसी का भी कुछ नहीं देता। वह आखिरी बार सख्ती से कहता है, मैं यह बात सिर्फ एक बार कहूंगा, जो भी फिर से डेमन को चोट पहुंचाएगा उसे मुझसे जवाब देना होगा। एला के होंठ का कोना हल्का सा ट्विच करता है। वो बात साफ उसी पर टारगेटेड थी। डैड, डोंट वरी, हमें पता है कैसे बिहेव करना है। सेरीना आगे बढ़कर फिर से पूरे दिन की इवेंट्स एक्सप्लेन करती है। हमें लगा आप इतनी जल्दी वापस नहीं आएंगे, इसीलिए हमने लियम की कंपटीशन देखने जाने का डिसाइड किया। अगर हमें पता होता कि आप जल्दी घर आ जाओगे तो हम कभी नहीं जाते। लिली और ग्रेस दोनों सहमति में सिर हिलाती हैं। दोनों ट्विन्स हैं। विक्टर और क्लेयर गहरे एक्सप्रेशंस के साथ ऊपर चले जाते हैं, चारों बहनों को लिविंग रूम में एक दूसरे को देखते हुए छोड़कर। सेरीना, तुम्हें नहीं लगता हमारा भाई थोड़ा? लिली रुकती है, सही शब्द ढूंढते हुए। डिफरेंट, उसकी पर्सनैलिटी सच में कुछ अलग ही है। सेरीना शाम के सीन को याद करती है और धीरे से सिर हिलाती है। वो हार मानने वालों में नहीं है और उसकी जुबान इतनी शार्प है कि किसी को भी काट दे, लेकिन मुझे नहीं लगता वो जानबूझकर ऐसा करता है। वो किसी को प्रोवोक करने के लिए नहीं करता, वो बस वही बोलता है जो उसके माइंड में होता है। नो फिल्टर, थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, अपने ही नुकसान के लिए। फिर उसे आज रात लियम का बिहेवियर याद आता है और उसका माथा सिकुड़ जाता है। लियम बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। अगर वो ऐसे ही चलता रहा और अपना माइंडसेट ठीक नहीं किया तो वो खुद को ही हर्ट करेगा। जैसे डैड ने कहा, चाहे हम उसके साथ कितना भी टाइम रहे हों, बॉन्ड कितना भी डीप हो, या हम उसे कितना भी फेवर करते हों, हम अपने ही भाई को उसके लिए सेकंड नहीं रख सकते। उसका ये माइंडसेट बदलना ही होगा। सेरीना एला की तरफ मुड़ती है। तुम लियम के सबसे करीब हो, एज में भी और बॉन्ड में भी। उससे बात करो, उसे ओवर थिंकिंग बंद करने में हेल्प करो। डेमन वापस आ गया है और ऑब्वियसली मॉम और डैड उस पर फोकस करेंगे। ये नेचुरल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लियम से प्यार करना बंद कर देंगे। वो अभी भी उनका बेटा है। एला भले ही यंग और इम्पल्सिव हो, लेकिन वो बेवकूफ बिल्कुल नहीं है। वो पूरे कन्विक्शन के साथ सिर हिलाती है। आई अंडरस्टैंड। और एक बात और, सेरीना का एक्सप्रेशन और भी फर्म हो जाता है। सबसे बड़ी बहन को आगे से डेमन के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। मुझे मजबूर मत करना कि मैं खुद तुमसे डील करूं। इतना कहकर सेरीना उठती है और अपने रूम की तरफ चली जाती है। लिली और ग्रेस एक दूसरे को देखते हैं और उसके पीछे चली जाती हैं। एला गुस्से से पूरी तरह भरी हुई है। ये क्या है? हमने सबने सेम काम किया, फिर ये सब मेरी ही गलती कैसे बन गई? मुझे नीचे क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने रूम में वापस जाता हूँ और पीछे से दरवाजा बंद कर देता हूँ। ये रूम विक्टर और क्लेयर ने बहुत ध्यान से तैयार किया था। सच में सोच समझकर डेकोरेट किया गया था। सब कुछ, डिजाइन, फर्निशिंग्स एक यंग आदमी के टेस्ट के हिसाब से है। शुक्र है कहीं भी पिंक नहीं है। अगर रूम पिंक होता तो मैं पूरी रात सो नहीं पाता। जैसे ही मैं अंदर कदम रखता हूँ, मुझे हवा में कुछ अजीब सा महसूस होता है। मैं एक हाथ उठाकर पूरे रूम के चारों तरफ वार्निंग सील बना देता हूँ। किसी को कुछ अनयूजुअल नोटिस करने की जरूरत नहीं है। तभी अचानक हवा में से एक काले रोब और मास्क पहने आदमी रूम में मटेरियलाइज हो जाता है। वो मेरी तरफ बढ़ता है और एक घुटने पर बैठ जाता है। योर हाइनेस, मैं उसे देखता हूँ, भौहें सिकोड़ते हुए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जैसे ही मैं पूछता हूँ, एक बुरा एहसास अंदर बैठ जाता है। और सच में सॉवरेन ने मुझे मैसेज देने के लिए भेजा है। वो ग्रिम हेवन वापस आ गई हैं। क्या वो 6th हॉल में नहीं थी? कितना टाइम हो गया था जब वो आखिरी बार ग्रिम हेवन आई थी? मैं अभी बेरली मॉर्टल वर्ल्ड में आया हूँ और वो पहले ही वापस आ गईं। मैं सोच रहा था कि सिस्टर एलर अभी भी दूर होंगी जब मैं क्वाइटली निकल जाऊंगा, लेकिन फेट ने कुछ और ही प्लान कर रखा था। मैं मुश्किल से बाहर निकला ही था कि वो तुरंत वापस आ गईं। उनकी वार्निंग्स की याद मेरे दिमाग में फ्लैश होती है और मेरी आंखों में गिल्ट की एक झलक आती है। उन्होंने मुझे बार बार कहा था, बिना परमिशन मॉर्टल वर्ल्ड में मत आना और सिटी से जुड़ा कोई भी मैटर पहले उनसे डिस्कस करना। लेकिन मैं डेमन सोल से टकरा गया और टाइमिंग परफेक्ट लगी। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि जब वो दूर हैं तब सब कुछ सेटल कर लूं। अलार के टेम्परामेंट को जानते हुए मुझे लगभग पक्का है कि मुझे डांट पड़ेगी। योर हाइनेस, सॉवरेन ग्रिम हेवन लौट आई हैं। जब उन्हें पता चला कि आप बिना ऑथोराइजेशन के मॉर्टल वर्ल्ड आए हैं तो वो बहुत गुस्सा हुई और मुझे उनका मैसेज देने के लिए भेजा। वो खड़ा होता है और मैसेज प्रेजेंट करने का जेस्चर करता है। हवा में हल्की सी रोशनी चमकती है और कहीं से एक एनवलप प्रकट होता है। फिर वो एनवलप धीरे धीरे गायब हो जाता है और हवा में एक लाइन साफ दिखाई देती है, हल्की सी चमकते हुए, फिर धीरे धीरे पूरी तरह मिट जाती है। वो पल छोटा था, लेकिन मैंने हर शब्द साफ सुन लिया। उसमें लिखा था, आई विल अराइव सून। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। ऑल का मॉर्टल वर्ल्ड में आना ये अच्छा नहीं हो सकता। मास्क पहने एनवॉय की आवाज पूरी तरह फ्लैट रहती है। योर हाइनेस, कोई भी सॉवरेन के डिसीजंस को ओवरटर्न नहीं करता। दूसरे शब्दों में, सपने देखना बंद करो और तैयारी शुरू करो। मैं चुप हो जाता हूँ। वो आदमी उतनी ही तेजी से गायब हो जाता है जितनी तेजी से आया था। मैं ऐसे बैठ जाता हूँ जैसे पंक्चर्ड बलून, सारी एनर्जी मुझसे निकलती हुई। अगर वो आ रही है तो एग्जैक्टली कैसे आएगी? अगर वो सॉवरेन के रूप में आती है तो वो ज्यादा देर रुक नहीं पाएगी। ये सोच एक छोटी सी उम्मीद फिर जगा देती है। जहां तक बाद में मुझसे हिसाब बराबर करने की बात है, मैंने ये ग्रिम हेवन के लिए ही किया है।
आखिर वो इसे ध्यान में रखेगी और शायद मुझ पर थोड़ी नरमी दिखाएगी। अगली सुबह जब स्टर्लिंग फैमिली नीचे आती है तो वो मुझे लिविंग रूम में टीवी देखते हुए पाती है। उन सबके कदम वहीं रुक जाते हैं और वो हैरानी से पलकें झपकाते हैं। वो दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखते हैं। पूरे ग्रुप पर सन्नाटा छा जाता है। अभी मुश्किल से सुबह के 6 बजे हैं। मेरे पीछे की आवाज मुझे मेरे ट्रांस से बाहर खींचती है। मैं मुड़कर उन्हें देखता हूँ। गुड मॉर्निंग मैं कैजुअली कहता हूँ, फिर तुरंत स्क्रीन की तरफ वापस मुड़ जाता हूँ, इतना एब्जॉर्ब्ड कि लगता है जैसे 1 सेकंड भी वेस्ट करना मुझे मंजूर नहीं। क्लेयर खुद को संभालती है और सीधे मेरे पास आकर बैठ जाती है। वो स्क्रीन की तरफ देखती है। मॉर्निंग न्यूज। डेमन, तुम्हें सच में टीवी देखना बहुत पसंद है। क्यों ना मॉम तुम्हारे रूम में भी एक टीवी लगवा दे ताकि तुम वहां भी देख सको। क्लेयर बस मुझे वो सब देना चाहती है जो मैं चाहूं, बिना कोई सवाल किए। मेरी आंखें तुरंत चमक उठती हैं। मैं अभी सिर हिलाने ही वाला होता हूं कि तभी सीढ़ियों से उतरती सिरीना बोल पड़ती है, मॉम, ये अच्छा आइडिया नहीं है। अगर डेमन के रूम में टीवी लगा दिया तो वो पूरी रात उसे देखता रहेगा। वो अभी ग्रो कर रहा है। ये बात क्लेयर को तुरंत रियलिटी में वापस ले आती है। तुम सही कह रही हो। डेमन जिस तरह टीवी में खो जाता है, अगर उसके रूम में टीवी हुआ तो वो पूरी रात देखेगा। ये पॉसिबल नहीं है। वो तुरंत अपना फैसला बदल देती है। डेमन, मॉम ने ठीक से सोचा नहीं था। ये सही नहीं होगा। हम तुम्हारी स्लीप अफेक्ट नहीं होने दे सकते। तुम यहीं लिविंग रूम में देखो। मॉम तुम्हारे साथ बैठेगी और हम जो देख रहे हैं उस पर बात भी कर सकते हैं। मेरा पूरी रात टीवी देखने का खूबसूरत सपना वहीं टूट जाता है। मैं सिरीना को गुस्से भरी नजर से देखता हूँ। उसे साफ मुझसे प्रॉब्लम है। मुझे टीवी तक नहीं लेने दे रही। अब तो ऑल का ऑप्शन भी बेटर लगने लगा है। क्लेयर नोटिस करती है कि मैं मुंह फुलाए बैठा हूँ और उसे ये एक साथ फनी भी लगता है और दिल तोड़ने वाला भी। आजकल हर बच्चा अपने फोन में लगा रहता है। टीवी तो अब हार्डली कोई नॉवेल्टी है। फिर भी उसका बेटा उससे पूरी तरह फैसिनेटेड है। कौन विश्वास करेगा? वो मुझे सॉफ्टली समझाती है, तुम्हारे रूम में टीवी रखना प्रैक्टिकल नहीं है। ये तुम्हारी स्लीप खराब कर देगा और तुम्हें हर समय अपने रूम में बंद भी नहीं रहना चाहिए। बेडरूम उसी के लिए होता है। अगर टीवी देखना है तो यहीं देखो। इस घर में कोई भी तुमसे रिमोट के लिए कम्पीट नहीं करेगा। मैं थोड़ा सोचता हूँ, टीवी तक एक्सेस होना ही इम्पोर्टेंट है। मैं मान जाता हूँ। फिर एक बात साफ कर देता हूँ, लेकिन तुम में से कोई भी रिमोट के लिए मुझसे लड़ नहीं सकता। क्लेयर हंस पड़ती है। उसकी आंखों में वार्मथ भरी होती है। हाँ, टीवी पूरा तुम्हारा है। जो भी तुमसे चैनल बदलने की कोशिश करेगा मैं खुद उससे डील करूंगी। वो ये कहते हुए सीढ़ियों से उतरती बेटियों की तरफ पॉइंटेड ग्लेयर डालती है। सिरीना के होंठ हल्के से ट्विच करते हैं। उसने कब से टीवी नहीं देखा। वो क्यों लड़ाई करेगी? अगर कोई लड़ेगा तो वो एला होगी। एला ऐसे रिएक्ट करती है जैसे किसी ने उस पर पैर रख दिया हो। आप मेरी तरफ क्यों इशारा कर रही हैं? आपको लगता है मैं सच में उससे टीवी के लिए लड़ूंगी? मैं इतनी चाइल्डिश नहीं हूँ। उसका ये रिएक्शन सिचुएशन को और खराब कर देता है। लिविंग रूम में मौजूद हर कोई अलग अलग एक्सप्रेशंस के साथ उसकी तरफ देखने लगता है। मैं धीरे धीरे फाइनल ब्लो देता हूँ। अगर तुम लड़ना भी चाहो तो पहले जीतने लायक होना पड़ेगा। क्लेयर तुरंत एला पर सख्त हो जाती है। तुम डेमन से रिमोट के लिए नहीं लड़ोगी, समझी? अगर मुझे पता चला कि तुम उसे परेशान कर रही हो तो मैं तुम्हारे फादर से कहकर तुम्हारी अलाउंस का हर एक सेंट बंद करवा दूंगी। हर एक सेंट। एला तुरंत एक नाराज मेंढक की तरह फूल जाती है। उसके गाल फूले हुए, चेहरा गुस्से से तना हुआ और वो मेरी तरफ कई गुस्से भरी नजरें चुपके से डालती है। मैं उसे एक बार भी साइड ग्लांस नहीं देता। वो इतनी गुस्से में है कि उसकी पूरी एपिटाइट ही खत्म हो जाती है। विक्टर अचानक एक बात उठाता है। उसकी उम्र का कोई भी बच्चा अब तक हाई स्कूल के फाइनल ईयर में होता। लियम अगले जून में कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स देने वाला है। डेमन को भी वही करना चाहिए, लेकिन उसने पूरी जिंदगी टेम्पल में बिताई है बिना किसी फॉर्मल स्कूलिंग के, और उसकी उम्र वही है जो है, तो वो शुरू कहाँ से करे? क्या वो सीधे फाइनल ईयर में जंप करके पेस पकड़ पाएगा? उसे एनरोल करना आसान है। असली प्रॉब्लम है ग्रेड लेवल। विक्टर जितना सोचता है उसकी भौहें उतनी ही सिकुड़ती जाती हैं। वो ये बात सीधे मुझसे करता है और क्योंकि मैं स्कूल को इस वर्ल्ड को समझने का तरीका बनाना चाहता हूँ, मैं बिना हेजिटेशन अग्री कर लेता हूँ। लियम की नजरें बदलती हैं जैसे वो सोचता है। फिर वो मुस्कुराकर कहता है, डैड, डेमन को मेरी क्लास में डाल देते हैं। इस तरह मैं उस पर नजर रख सकता हूँ और उसकी पढ़ाई में हेल्प कर सकता हूँ। मैं उसकी तरफ देखता भी नहीं। विक्टर को ये आइडिया अच्छा लगता है, लेकिन उसे चिंता है कि मैं एकेडमिकली कीप अप नहीं कर पाऊंगा और मेरे ग्रेड्स खराब हो सकते हैं। और लियम के ग्रेड्स हमेशा स्ट्रांग रहे हैं, और क्योंकि स्विच्ड चाइल्ड की बात उनके सोशल सर्कल में सीक्रेट नहीं है, उन्होंने इसे कभी छिपाने की कोशिश भी नहीं की। लोग इनेविटेबली मेरी तुलना लियम से करेंगे और विक्टर को डर है कि इससे मेरी प्राइड हर्ट हो सकती है। सिरीना कामली बीच में बोलती है, डैड, आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर डेमन पेस नहीं पकड़ पाया तो हम प्राइवेट ट्यूटर रख लेंगे 1-on-1 सेशंस के लिए, और जब हमारे पास टाइम होगा हम खुद भी उसे पढ़ा सकते हैं। वैसे भी ये सेमेस्टर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। डेमन को नेक्स्ट सेमेस्टर तक वेट करने दें। इस टाइम में उसे प्रॉपर्ली कैचअप करा देते हैं। मुझे लगता है वो ठीक रहेगा। क्लेयर की आंखें चमक उठती हैं। वो खुशी से ताली बजाती है। ऑफ कोर्स, मुझे ये पहले क्यों नहीं सूझा? प्राइवेट ट्यूटर। एला को छोड़कर
पढ़ाई कभी उसकी स्ट्रांग पॉइंट नहीं रही। तुम तीनों के ग्रेड्स एक्सेलेंट हैं। डेमन को फाइनल ईयर का करिकुलम पढ़ाना तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो तुरंत फैसला कर लेती है। डेमन, पहले 2-3 दिन सेटल हो जाओ, फिर तुम तीनों बारी बारी से हर कोई एक सब्जेक्ट लेकर उसे जितना जल्दी हो सके अप टू स्पीड करो। सिरीना सिर हिलाती है। वर्क्स फॉर मी। सबसे बड़ी बहन के अग्री करते ही लिली और ग्रेस भी सिर हिला देती हैं। एला समझ नहीं पाती कि उसे रिलीव्ड होना चाहिए या इंसल्टेड फील करना चाहिए, क्योंकि उसे सबके सामने डम मान लिया गया। मैं असल में मना करने वाला था, लेकिन क्लेयर के चेहरे की एक्साइटमेंट देखकर मैं अपनी बात निगल जाता हूँ। लियम अपना लोअर लिप काटता है और अपनी आंखें नीचे कर लेता है, अपने अंदर के डीप हर्ट को छिपाते हुए। स्विच चाइल्ड वाली बात उनके सोशल सर्कल में अब कोई सीक्रेट नहीं रही। विक्टर और क्लेयर का इसे छिपाने का कभी इरादा भी नहीं था, बल्कि उन्होंने पहले से प्लान कर लिया था। जैसे ही मैं प्रॉपरली सेटल हो जाऊंगा, वो एक बैंक्वेट रखेंगे, अपने सर्कल के सभी इन्फ्लुएंशियल लोगों को इनवाइट करेंगे और सबके सामने मेरी आइडेंटिटी ऑफिशियली रिस्टोर करेंगे, ताकि जब मैं उस वर्ल्ड में जाऊं तो मुझे कभी मॉकरी या डाउट फेस न करना पड़े। मुझे ऐसे इवेंट्स पसंद नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये जरूरी है, नहीं तो लोग एंडलेस स्पेकुलेशन करेंगे। वो सोचेंगे कि रियल हेयर वेलकम नहीं है, या इससे भी बुरा कि मुझे एक फेक ने ओवरशैडो कर दिया है। जैसे ही मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, क्लेयर मुझे शॉपिंग मॉल ले जाने के लिए इंतजार ही नहीं कर पाती, एक फुल शॉपिंग स्प्री के लिए। सिरीना और विक्टर को छोड़कर, जिनके पास काम है, बाकी सबको साथ खींच लिया जाता है। इसका मतलब लियम घर पर अकेला रह जाता है। एला फ्रंट पैसेंजर सीट में बैठी है, गुस्से से फूली हुई। हर कुछ सेकंड में रियर व्यू मिरर से मुझे घूरती है। मैं अपनी आंखें उठाने की भी जहमत नहीं करता। मुझे आंखें बंद करके भी पता है वो क्यों गुस्सा है। लियम खुद नहीं आया। क्या मुझे उससे रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी? जब हम मॉल के पार्किंग लॉट में पहुंचते हैं, एला खुद ही कार पार्क करने के लिए वॉलंटियर करती है। लिली और ग्रेस, क्लेयर और मेरे साथ मॉल के अंदर चली जाती हैं और हमारा शॉपिंग डे शुरू हो जाता है। क्लेयर मेरा हाथ पकड़कर चलती है। हम ज्यादा दूर भी नहीं जाते कि मैं अचानक रुक जाता हूँ और अपना सिर हल्का सा झुकाकर ध्यान से सुनता हूँ। मॉम, आपने वो सुना? मुझे अभी एक डल थर्ड जैसी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई भारी चीज बहुत ऊंचाई से गिरकर जमीन पर जोर से लगी हो, और वो कोई ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट नहीं था। उसकी आवाज अलग थी। क्लेयर भी सिर झुकाकर सुनती है। मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा। ये बहुत बड़ा मॉल है, हर जगह नॉइज ही नॉइज है। जो भी आवाज तुमने सुनी वो शायद क्राउड नॉइज ही थी। वो अभी बोल ही रही होती है कि लिली आगे कुछ गड़बड़ नोटिस करती है। हल्की हल्की चीखें उनकी तरफ आ रही होती हैं। मॉम, आगे कुछ हो रहा है। मेरी आंखें तुरंत शार्प हो जाती हैं। मैं पीछे हाथ बढ़ाकर क्लेयर की कलाई पकड़ लेता हूँ। मॉम, चलिए जाकर देखते हैं। कोई कुछ कह पाता उससे पहले ही मैं उसे खींचते हुए उस कमोशन की तरफ ले जाता हूँ, बहनों को वहीं खड़ा एक दूसरे को देखते छोड़कर। एला ठीक उसी समय पहुंचती है पार्किंग से आते हुए और बड़बड़ाती है, ये इतना नोजी क्यों है? लिली उसे सीधी नजर से देखती है। ये बात मॉम के सामने बोलकर देखो, फिर पता चलेगा। एला आंखें घुमाती है और कहती है, कुछ नहीं, हमें जल्दी करना चाहिए। अगर कुछ सीरियस हुआ तो मॉम और डेमन डेंजर में पड़ सकते हैं। ये कहकर वो सब तेज कदमों से पीछे पीछे चल पड़ते हैं। क्लेयर को मैं आधा दौड़ाते हुए उस भीड़ तक ले आता हूँ जो वहां जमा है, और मैं लोगों को धक्का देकर रास्ता बनाता हूँ। वो मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराती है। किसने सोचा था? डेमन हमेशा इतना डिटैच्ड लगता है, और यहाँ वो इतना ईगर है देखने के लिए क्या हो रहा है। इससे वो और भी एंडियरिंग लगने लगता है। लेकिन जैसे ही क्लेयर सामने का सीन देखती है, उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो एक तेज चीख निकालती है और इंस्टिंक्टिवली मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसे लगता है ये काफी नहीं है, तो वो तुरंत मुड़कर अपने हाथों से मेरी आंखें ढक देती है, हमारे सामने का वो हॉरिफाइंग सीन छुपाते हुए। उसने सोचा भी नहीं था कि वो इतनी सीरियस सिचुएशन के बीच में आ जाएगी। मैं तो बस देखना चाहता था क्या हो रहा है। वो मेरी आंखें क्यों ढक रही है? मैं अंडरवर्ल्ड से हूँ। मैं एक नजर में बता सकता हूँ कोई कैसे मरा। अगर डेथ रॉन्गफुल हो तो उसकी सोल ग्रिम हेवन जाती है, और वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। और ग्रिम हेवन पहले से ही ऑलमोस्ट कैपेसिटी पर है। मॉम, मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे डर नहीं लगता। मैं धीरे से उसके हाथ अपनी आंखों से हटाता हूँ और पूरी काम आवाज में कहता हूँ। क्लेयर मुझे एक परेशान नजर से देखती है। क्या मतलब? तुम बच्चा नहीं हो? तुम्हारा बर्थडे तक नहीं आया अभी। क्या अजीब सिचुएशन है। एक सेंचुरीज ओल्ड स्पिरिट, और अब मुझे बच्चे की तरह ट्रीट किया जा रहा है। लिली भी आकर मेरे सामने खड़ी हो जाती है। मैं माथे पर हाथ रखकर क्वाइटली रेजिग्नेशन में खड़ा रहता हूँ। मॉल सिक्योरिटी तुरंत एक्शन में आ जाती है। पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाया जाता है और भीड़ को पीछे धकेला जाता है। क्लेयर मुझे मेरी क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई करने नहीं देती। वो हमें पकड़कर वहां से दूर ले जाती है। जो हुआ उससे वो हिल गई है और डिसाइड करती है कि आज के लिए शॉपिंग काफी हो गई। वो बस घर जाना चाहती है और किसी और दिन वापस आएंगे। इतना ग्रिम सीन पूरे आउटिंग पर शैडो डाल देता है। मैं उसे रोकता हूँ। मॉम, आप लोग कार तक जाइए, मैं कॉरिडोर में थोड़ा फ्रेश एयर ले लूंगा।
क्लेयर मेरे साथ आना चाहती है। मैं साफ मना कर देता हूँ फर्मली, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के। मैं 3 साल का नहीं हूँ, मुझे हवा लेने के लिए चैपरोन की जरूरत नहीं है। मैं साइंस फॉलो करके कॉरिडोर तक जाता हूँ और रेलिंग के पास खड़ा हो जाता हूँ। एक यंग आदमी मेरी तरफ आता है। मुझे देखकर वो चौंक जाता है, सिर झुका लेता है और जल्दी से आगे निकल जाता है। मैं उसकी जाती हुई फिगर को देखता रहता हूँ। मेरी सांस हल्की सी बदलती है जब मैं क्वाइटली एक सांस लेता हूँ। वही है डेथ की हल्की सी सेंट। मैं जानबूझकर कॉरिडोर में ठहरता हूँ। थोड़ी देर बाद वो आदमी वापस उसी रास्ते से आता है। मुझे अभी भी वहां खड़ा देखकर वो रुक जाता है, जैसे उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं अभी भी वहीं रहूंगा। मैं बिना जल्दबाजी के इंतजार करता हूँ और जैसे ही वो पास आता है, मैं फिर से एक केयरफुल सांस लेता हूँ। हल्की ही सही, लेकिन मुझे पूरा यकीन है उस पर डेथ की स्मेल है। मैं उसे लंबे समय तक मेजर करते हुए देखता हूँ। क्या घूर रहे हो? क्या तुमने कभी किसी गुड लुकिंग गाय को नहीं देखा? वो मेरी नजर पकड़ लेता है, जैसे मैंने उसकी नर्व हिट कर दी हो, और तुरंत जवाब देता है। फिर वो जल्दी जल्दी वहां से चला जाता है, उसका पूरा बिहेवियर गिल्ट और पैनिक से भरा हुआ। जब कोई डेथ के करीब होता है तो उसकी स्मेल उस पर बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन वो आदमी अलग था, जिससे सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज बचती हैं। या तो ये स्मेल उस पर किसी और से आई है, या उसने खुद किसी को मारा है। पहली पॉसिबिलिटी में बहुत वेरिएबल्स हैं, जिससे कंक्लूजन निकालना मुश्किल है। दूसरी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मेरा दिमाग उस यंग वुमन की तरफ चला जाता है जो अभी अपर फ्लोर से गिरी थी। मैं यहाँ काफी देर से खड़ा हूँ। मैं बिना किसी परवाह के अपने हाथ झाड़ता हूँ और मुड़कर चला जाता हूँ। क्लेयर कार में बेचैन बैठी रही है। जो उसने पहले देखा उससे अभी तक हिली हुई है। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। उसे डर लग रहा है कि जिस बेटे को उसने अभी अभी वापस पाया है, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। जब हम सेफली घर पहुंचते हैं, तभी जाकर उसके सीने से वो भारीपन थोड़ा कम होता है। वो मॉल वाली इंसिडेंट को पीछे धकेल देती है और खरीदी हुई चीजों को अरेंज करने में लग जाती है। दूसरी तरफ मैं दरवाजे से अंदर आते ही सीधे सोफा पर गिर जाता हूँ, टीवी ऑन करता हूँ और वहीं से शुरू कर देता हूँ जहाँ छोड़ा था। अब तो पूरी तरह टीवी एडिक्ट बन चुका हूँ। लिली और ग्रेस अपने रूम्स में पढ़ाई करने चली जाती हैं। दोनों टॉप स्टूडेंट्स हैं और अगले साल 4th ईयर में जाएंगी। उनका एकेडमिक लोड बहुत भारी हो चुका है। एला ही एक है जिसके पास करने को कुछ नहीं है। वो बिना किसी ग्रेस के सोफा पर गिरती है, ऊपर की तरफ देखती है जहाँ क्लेयर बिजी है। वो खुद को रोक नहीं पाती। कंट्री बम्पकिन, टीवी में ऐसा क्या खास है? दुनिया देखी ही नहीं। मेरी आंखें स्क्रीन पर ही टिकी रहती हैं। मैं उसकी बात सुनता हूँ और सिर हिला देता हूँ, बिना जरा भी शर्म के मान लेता हूँ। हाँ, जंगल के बीच एक माउंटेन टेम्पल में बड़ा हुआ हूँ। ऑब्वियसली मैंने दुनिया नहीं देखी। मैं ग्रिम हेवन का यंग लॉर्ड हूँ। जब से अलारा ने पूरे शहर के काम मेरे ऊपर डाल दिए, मैं लगातार बिजी रहा हूँ। मॉर्टल वर्ल्ड की छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने का टाइम ही नहीं था। मुझे बस बेसिक चीजें पता हैं, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन अब जब मैं डेमन बनकर रह रहा हूँ, मुझे इस वर्ल्ड को जल्दी से जल्दी समझना होगा, और टीवी देखना इसका सबसे फास्ट तरीका है। पूरी दुनिया की खबरें सीधे सोफा पर मिल जाती हैं, एफिशिएंट और एफर्टलेस। एला मेरे जवाब से लगभग घुट जाती है। तुम ये जानबूझकर कर रहे हो, है ना? अपना पास्ट जानबूझकर ला रहे हो ताकि हमें गिल्टी फील कराओ, ताकि लगे कि हम तुम पर कुछ ओ करते हैं और इस घर में तुम्हारी पोजीशन अनटचेबल हो जाए। वो बोलती ही जाती है। मैं उसे एक ऐसा कंटेम्प्ट भरा लुक देता हूँ जैसा किसी पूरी तरह बेवकूफ इंसान को दिया जाता है। मेरी नजर के कोने से मुझे दिखता है कोई नीचे आ रहा है। बिना एक पल रुके मैं जोर से बोलता हूँ, मॉम, एला फिर से मुझसे मीन हो रही है। उसने मुझे कंट्री बम्पकिन कहा और बोली कि मैं जानबूझकर आपको गिल्टी फील कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप मुझे कुछ ओ करें। वो साफ मुझे पसंद नहीं करती। क्या वो मुझे मेरे ही घर से निकालना चाहती है? एला की आंखें फैल जाती हैं। वो गुस्से से लगभग फटने वाली होती है। उसके कुछ करने से पहले ही क्लेयर उसका कान पकड़कर खींच लेती है। मॉम, काम डाउन, उसकी बात मत सुनिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। एला दर्द से कराहती है, लेकिन खुद को बचाने की कोशिश में बोलती रहती है। मैं उसकी तरफ इशारा करता हूँ, चेहरे पर सही अमाउंट का हर्ट दिखाते हुए। उसने खुद कहा, और मुझे कंट्री बम्पकिन भी कहा, जिसने कभी टीवी तक नहीं देखा। मैंने पहले ही बताया, मैं माउंटेन टेम्पल में बड़ा हुआ हूँ। ऑब्वियसली मैंने दुनिया नहीं देखी। और फिर वो कहने लगी कि मैं एला कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन शब्द उसी के थे, बस मतलब वैसा नहीं था। लगता है आज तुम खुद ही ट्रबल मांग रही हो। इधर आओ, तुम्हें पता चलेगा तुमने क्या कमाया है। और अपने भाई को डिस्टर्ब करना बंद करो जब वो टीवी देख रहा हो। क्लेयर इस बार बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाती। एला का कान जोर से खींचते हुए उसे अलग ले जाती है, उसे सिखाने के लिए पूरी तरह सीरियस। वो सच में समझ नहीं पाती इस बच्चे को। उसने लियम को इतना प्यार दिया, उसे किसी अनमोल चीज की तरह स्पॉइल किया। फिर डेमन के आते ही उसे उससे प्रॉब्लम क्यों है? डेमन उसका असली भाई है, उसका अपना खून। वो अपनी प्रायोरिटीज सही नहीं रख पा रही। साफ है उसे ठीक से डिसिप्लिन नहीं मिला। मैं एला को रोते हुए पूरी ठंडी नजरों से देखता हूँ, बिना किसी सिंपैथी के, और उसे अपना एक सबसे ट्रायम्फेंट लुक देता हूँ। ये उसे और भी भड़का देता है। मैंने पूरी तरह समझ लिया है, स्टर्लिंग की चारों बेटियों में एला सबसे कम शार्प है।
बिल्कुल होपलेसली डेंस। मेरा ध्यान वापस टीवी पर चला जाता है। मैं न्यूज़ चैनल पर नज़र टिकाकर बैठा हूँ, जैसे किसी स्पेसिफिक चीज़ का इंतजार कर रहा हूँ, और जैसा सोचा था लोकल न्यूज़ वही दिखाती है। आज सुबह लगभग 11 बजे सिटी सेंटर के फोर सीजन्स मॉल में एक फॉल इंसिडेंट हुआ। एक यंग वुमन को गंभीर चोटें आईं और इमरजेंसी ट्रीटमेंट के बावजूद उसकी मौत हो गई। इस फॉल के सर्कमस्टेंसेस अभी भी इन्वेस्टिगेशन में हैं, तो वो सच में मर चुकी है। मैं हल्का सा अपनी आंखें संकुचित करता हूँ और मेरा दिमाग फिर उस आदमी की तरफ चला जाता है जिससे मैं कॉरिडोर में मिला था। वो साफ तौर पर पैनिक्ड और गिल्टी था और उसके ऊपर डेथ की स्मेल थी। क्या वो आदमी उससे जुड़ा हो सकता है? क्या वो फॉल एक सुसाइड था या उससे भी कुछ ज्यादा बुरा? मैं अभी तुरंत वहां जाकर देखना चाहता हूँ कि वो नेचुरल डेथ थी या रॉन्गफुल डेथ। लेकिन मैं अभी अभी स्टर्लिंग फैमिली में वापस आया हूँ। मुझे इस शहर के बारे में कुछ पता नहीं है और अकेले निकलना लगभग इम्पॉसिबल होगा। ये सोचकर मैं फिलहाल उस विचार को दबा देता हूँ। न्यूज़ खत्म होने के बाद मैं क्लेयर के पास जाता हूँ और कुछ ऐसा बोलता हूँ जो एक काइंड वर्ड जैसा लगे। मॉम, आप उसे छोड़ सकती हैं। ऑनेस्टली, उसने जो कहा वो पूरी तरह गलत नहीं था। मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि एला अपने अंदर भरे हुए गुस्से के साथ फट पड़ती है। अच्छा बनने की एक्टिंग मत करो। बस ये सुनते ही क्लेयर का गुस्सा फिर से बढ़ जाता है, जो अभी थोड़ा शांत हुआ था। डेमन, एला पर अपना टाइम वेस्ट मत करो। वो इतनी थिक स्किन्ड है कि उसे कुछ महसूस ही नहीं होता। मैं उसे जितना भी सजा दूं, उसे फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने किचन में तुम्हारे लिए कुछ बनाया है, जाकर देखो रेडी हुआ या नहीं। क्लेयर जानबूझकर मुझे वहां से दूर भेज रही है। मैं एला की तरफ एक गहरी सिंपैथी भरी नजर डालता हूँ, फिर मुस्कुराते हुए किचन की तरफ चला जाता हूँ। एला को पूरा यकीन हो जाता है कि मैं उसे चिढ़ा रहा हूँ। वो मेरी पीठ को घूरती है, लेकिन तुरंत क्लेयर उसे पकड़ लेती है। एला, अगले कुछ दिनों तक मैं यही सोचता रहता हूँ कि कॉरिडोर वाले आदमी को कैसे ढूंढूं। तभी मौका खुद मेरे पास आ जाता है। स्टर्लिंग फैमिली मेरे होम कमिंग बैंक्वेट का आयोजन कर रही है। शहर के लगभग हर इंपॉर्टेंट व्यक्ति को इनवाइट किया गया है। बैंक्वेट की रात स्टर्लिंग विला पूरी तरह रोशनी और शोर से भरी होती है। परफ्यूम और सिल्क की खुशबू, ग्लासेस की खनखनाहट, लोग ड्रिंक्स उठाए हुए, हर तरफ एलिगेंटली ड्रेस्ड महिलाएं और शार्प सूट्स पहने पुरुष बातचीत में लगे हुए। मैं पूरे समय ऊपर अपने रूम में रहता हूँ। क्लेयर नीचे बिजी है और सही समय पर मुझे नीचे ले जाकर इंट्रोड्यूस करने वाली है। मैं एक टेलर्ड फॉर्मल सूट पहनता हूँ। जब मुझे सही लगता है, मैं अपने रूम से बाहर निकलता हूँ। लियम के रूम के पास से गुजरते हुए मैं थोड़ा रुकता हूँ और दरवाजे की तरफ ध्यान देता हूँ। मैं जानबूझकर सुन नहीं रहा, बस अंदर लोग थोड़ी ज्यादा लाउड आवाज में बात कर रहे हैं और मैं कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं हूँ। एक बार सुनते ही मुझे पता चल जाता है कि लियम से बात करने वाली महिला मेरी नॉमिनल आंट हेलेना है। क्योंकि ये होम कमिंग बैंक्वेट इतना इंपॉर्टेंट है, कैपिटल से पूरा स्टर्लिंग फैमिली आया हुआ है। इसमें मेरे अंकल का फैमिली भी शामिल है, जिन्होंने स्टर्लिंग कंपनी, एंसेस्ट्रल एस्टेट और फैमिली के ज्यादातर एसेट्स इनहेरिट किए हैं। साथ ही मेरी ग्रैंड मदर मिसेस स्टर्लिंग भी आई हैं, लेकिन उनकी सिंसेरिटी क्वेश्चनेबल है। आखिर बैंक्वेट आज है और वो लोग बस कल ही आए हैं, जैसे कोई जल्दी ही नहीं थी। मिसेस स्टर्लिंग हमारे विला में रुकी हैं, बाकी लोग सिटी के होटल में ठहरे हैं। मैं अपना ठोड़ी हाथ पर टिकाकर क्वाइटली ये नोट करता हूँ कि लियम का मेरे अंकल वाले फैमिली से काफी अच्छा रिलेशन है। कोई हैरानी नहीं कि आंट हेलेना ने कल मुझ पर बेरली ध्यान दिया। बस कुछ हॉलो बातें और खत्म। मैं अभी सोच ही रहा होता हूँ कि अंदर फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं। मैं तुरंत अपने रूम में वापस चला जाता हूँ। जब वो दोनों बाहर निकलकर नीचे चले जाते हैं, मैं फिर से दरवाजा खोलकर बाहर आता हूँ। तभी क्लेयर मुझे लेने ऊपर आ रही होती है। मुझे तैयार देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, आंखों में वार्मथ और खुशी भरी होती है। डेमन, आज तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। ये कोई तारीफ नहीं, सच है। क्लेयर इसे मेरे टेम्पल वाले अपब्रिंगिंग से जोड़ती है। दुनिया के शोर और उलझनों से दूर रहकर मैंने एक अलग साफ और रेयर क्वालिटी डेवलप की है। वो जितना मुझे देखती है उतना ही खुश होती जाती है। वो मन ही मन एक वादा करती है कि वो मुझे हर हाल में प्रोटेक्ट करेगी, मुझे ऐसा ही केयर फ्री रखेगी पूरी जिंदगी। चलो, समय हो गया है। मॉम तुम्हें नीचे ले चलती है। हम कुछ कदम चलते हैं और मैं कैजुअली पूछता हूँ, क्या लियम को भी साथ नहीं लेना चाहिए? जरूरत नहीं, आज की रात तुम्हारे लिए है। वो अभी तुम्हारी आंट के साथ है। उसे साथ लाने से वो और ज्यादा ओवरथिंक करेगा। वो आजकल बहुत सेंसिटिव हो गया है। ऑनेस्टली, हमें समझ नहीं आता इसे कैसे हैंडल करें। आंट हेलेना उसे बहुत पसंद करती हैं। पिछले कुछ हफ्तों में मैंने जो समझा है, विक्टर और उसके बड़े भाई के रिलेशंस काफी कूल हैं। नहीं तो विक्टर फैमिली डिवाइड होने के बाद यहाँ आकर सब कुछ शुरू से नहीं बनाता। वो लोग हर साल कैपिटल जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ मिसेस स्टर्लिंग के रिस्पेक्ट में होता है। तो फिर आंट हेलेना को लियम से इतना लगाव क्यों है? क्लेयर को इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगता और वो पेशेंटली समझाती है, तुम्हें पता है तुम्हारे फादर की फैमिली कैसी है। उनका एक बड़ा भाई और एक बड़ी बहन है। तुम्हारे अंकल और हेलेना का कभी बेटा नहीं हुआ। तुम्हारी आंट का एक बेटा था, लेकिन वो स्टर्लिंग नेम कैरी नहीं करता। इस फैमिली को बेटा सिर्फ मैंने दिया। ये कहते हुए उसके चेहरे पर गिल्ट साफ दिखाई देता है। ये सब डेमन का होना चाहिए था।
वो स्टर्लिंग फैमिली का चेरिश्ड यंग एयर होना चाहिए था, लेकिन फेट ने इस सबको एक क्रूल मजाक बना दिया। ये सोच फिर से उसके अंदर दुख की लहर ले आती है। मैं हल्का सा आईब्राव उठाता हूँ तो यही रीजन है। मुझे स्टर्लिंग फैमिली के साथ रहते हुए 2 वीक्स से ज्यादा हो चुके हैं। आज मेरी पहली पब्लिक अपीयरेंस है। क्लेयर और विक्टर मेरे दोनों साइड्स पर चलते हैं। मैं धीरे धीरे स्टेयरकेस से नीचे उतरता हूँ और जैसे ही मैं दिखता हूँ, रूम में मौजूद हर इंसान मेरी तरफ मुड़ जाता है। मेरी प्रेजेंस हर गेस्ट की पूरी अटेंशन खींच लेती है। मुझमें जरा भी टिमिडिटी नहीं है। मेरा चलने फिरने का तरीका साफ दिखाता है कि मैं वेल्थ और रिफाइनमेंट में पला बढ़ा हूँ। हर जेस्चर, हर कदम एक प्रिविलेज्ड यंग एयर की तस्वीर पेश करता है। लियम मुझे सबके बीच सेंटर में खड़ा देखता है और उसके सीने में एक कसाव सा महसूस होता है। उसकी नजरें मुझ पर टिक जाती हैं और हटती नहीं। उसके चेहरे पर लॉस और जेलसी साफ लिखी होती है। हेलेना ये चेंज नोटिस करती है और तुरंत उसे रिएश्योर करती है। लियम, वरी मत करो। जो वो अभी दिखा रहा है वो सिर्फ एक्ट है। कोई भी परफॉर्मेंस कर सकता है। तुम वही हो जिसे इस फैमिली ने पाला है। ये मत भूलो कि तुम इस घर में 10 साल से ज्यादा रहे हो। तो क्या हुआ अगर वो बायोलॉजिकल सन है? बॉन्ड्स बनने में टाइम लगता है। लियम एक हल्की सी स्माइल देता है। आंट हेलेना, मैं ठीक हूँ और मैं जेन्युइनली खुश हूँ उनके लिए। मॉम और डैड को उनका बेटा वापस मिल गया। ये बहुत अच्छी बात है। मुझे इस फैमिली से इतने सालों में बहुत कुछ मिला है। अगर कुछ है तो मैं डेमन का ही इंडेटेड हूँ। हेलेना उसे एक शार्प लुक देती है और अपनी आवाज धीमी रखती है। इसका तुमसे क्या लेना देना है? तुम भी तो बेबी थे, है ना? गलती पेरेंट्स की थी जिन्होंने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, तभी ये मिक्सअप हुआ। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब अपना माइंड काम करो और ओवरथिंक करना बंद करो। मैं विक्टर और क्लेयर को अच्छी तरह जानती हूँ। उन्होंने तुम्हें इतने साल सच्चे केयर के साथ पाला है। उनका बायोलॉजिकल सन वापस आ गया है। इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे प्यार करना बंद कर देंगे। अपना माइंडसेट ठीक करो। खुद को नीचे मत गिराओ जब किसी ने तुमसे ऐसा कहा भी नहीं। आखिर में बस ये याद रखो, तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम किसी के भी इंडेटेड नहीं हो, समझे? लियम अपने होंठ काटता है और हल्का सा सिर हिलाता है। वो और कुछ नहीं बोलता। विक्टर और क्लेयर उसका ख्याल रखना बंद नहीं करेंगे, लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। चाहे ये घर हो या पूरा स्टर्लिंग फैमिली, सिटी और कैपिटल, दोनों जगह वो अकेला गोल्डन ग्रैंडसन था। हर कोई उसे किसी अनमोल चीज की तरह रखता था। उसकी हर इच्छा पूरी होती थी। हर किसी की नजर उसी पर होती थी। और अब ये गिरावट बहुत बड़ी है। डेमन के वापस आने के बाद वो जैसे उनकी नजरों में एग्जिस्ट ही नहीं करता। उनका पूरा वर्ल्ड अब डेमन के आसपास घूमता है। उसकी सिस्टर्स भी बदल गई हैं। सिर्फ एला ही उसके साइड पर खड़ी है। ये सब सोचकर लियम के अंदर अनबेरेबल रिजेंटमेंट भर जाता है। जो कुछ उसका था अब उसे उसका आधा से ज्यादा छोड़ना पड़ रहा है। कोई इसे कैसे एक्सेप्ट करे? जब लियम अपने थॉट्स में खोया रहता है तब तक विक्टर और क्लेयर मुझे फॉर्मली इंट्रोड्यूस कर चुके होते हैं, पूरे सेरेमोनी के साथ। उनके हर शब्द में साफ प्राइड और अफेक्शन झलकता है। चारों स्टर्लिंग डॉटर्स भी मेरे साथ खड़ी होती हैं। रूम में मौजूद हर इंसान के लिए ये दृश्य खुद ही सब कुछ बता देता है। लियम, स्टर्लिंग फैमिली सच में कुछ अलग ही है ना? पूरा फैमिली वहां खड़ा है, इतना वार्म और यूनाइटेड, और तुम बस साइड में अकेले खड़े हो। हेलेना तो मिंगल करने चली गई है। कुछ वेल कनेक्टेड यंग मैन जो लियम के करीब हैं उसके पास आ जाते हैं, उसके लिए इंडिग्नेशन दिखाते हुए। बेकार की बात मत करो। आज की रात डेमन की है। ये बैंक्वेट खास उसी के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। वो इसका राइटफुल सेंटर है। मेरा वहां खड़े होने का क्या काम? ऐसा नहीं था कि विक्टर और क्लेयर ने जानबूझकर उसे अलग रखा। बैंक्वेट से पहले क्लेयर ने खुद लियम को उनके साथ खड़े होने के लिए कहा था, लेकिन लियम ने साफ मना कर दिया। उसने इंसिस्ट किया कि डेमन असली एयर है और ये बैंक्वेट उसी के लिए है, इसलिए उसका वहां खड़े होने का कोई हक नहीं। उसकी बात बिल्कुल रीजनेबल थी। क्लेयर ने सोचा और समझा कि शायद ये लियम के लिए भी सही नहीं होगा। वहां खड़े होने से कंपैरिजन्स होते और उसकी पोजीशन और ऑकवर्ड हो जाती, इसलिए बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन भले ही उसने खुद मना किया हो, लियम फिर भी अंदर से स्लाइटेड महसूस करता है। उसने सही बातें कही, लेकिन उसकी आवाज में छुपा लॉस साफ सुनाई देता है, जिससे उसके दोस्त और भी ज्यादा रिएक्ट करने लगते हैं। लियम, मान लिया डेमन असली एयर है, लेकिन तुम इस फैमिली के साथ 10 साल से ज्यादा रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता कि उसके आते ही तुम्हें साइड कर दिया जाए। स्टर्लिंग फैमिली एक और को सपोर्ट कर सकती है, और अगर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड की बात करें तो वो ही लेट आया है। ये चीज ऐसी नहीं है जिसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड लागू हो। वो मॉम और डैड का बायोलॉजिकल सन है। उसने इतने साल माउंटेन टेम्पल में सफर किया, जबकि मैं यहाँ आराम में रहा। नेचुरली उसे ग्रीवेंसेस होंगी, मैं सब समझता हूँ, और मैं उससे कुछ भी होल्ड नहीं करता। लियम खुद को बहुत मैग्नेनिमस दिखाता है। उसके पास खड़ा दोस्त कंटेम्प्ट से मुस्कुराता है। कोई जो माउंटेन टेम्पल में बड़ा हुआ हो, शायद उसने टीवी तक नहीं देखा होगा। यकीन करना मुश्किल है कि ऐसे लोग आज भी एग्जिस्ट करते हैं। तुम्हारे और उस कंट्री बम्पकिन के बीच आधा दिमाग रखने वाला भी जानता है कौन ज्यादा डिजर्व करता है। बिल्कुल, तुम्हें स्टर्लिंग फैमिली के मनी और इन्फ्लुएंस ने शेप किया है।
एक असली यंग मास्टर जो पूरी तरह ग्रूम हुआ है, वो तुम्हारी बराबरी कैसे कर सकता है? अगर तुम्हारे पेरेंट्स प्रायोरिटीज नहीं समझ पाए तो बाद में रिग्रेट करेंगे। बस वेट करो, वो कंट्री बम्पकिन स्टर्लिंग फैमिली को एम्बेरस करेगा और हाई सोसाइटी का लाफिंग स्टॉक बना देगा। लियम, तुम इतने सॉफ्ट नहीं रह सकते। जितना तुम पीछे हटोगे उतना आसान टारगेट बनोगे। जो तुम्हारा है उसके लिए फाइट करो। लियम सिर हिलाता है। हाँ हाँ, मुझे पता है। मेरे लिए वरी मत करो। घर में कोई मुझे परेशान नहीं कर रहा। एला अभी भी मेरे साथ पहले जैसा ही बिहेव करती है। उसके शब्द ऊपर से कंफर्टिंग लगते हैं, लेकिन अंदर से वो सिचुएशन को स्टर करने के लिए बोले गए हैं, खासकर एला को हाईलाइट करके कि वही है जो अभी भी उसके साथ वैसा ही बिहेव करती है। वो इनडायरेक्टली ये इम्प्लाई कर रहा है कि बाकी तीनों सिस्टर्स उससे दूर हो चुकी हैं। अब जब असली भाई वापस आ गया है तो अडॉप्टेड वाले को साइड कर दिया गया है। लियम जानता है कब रुकना है और बात वहीं छोड़ देता है। उसका असल में किसी को हार्म करने का इरादा नहीं है, बस अभी मुझे सबके अटेंशन के सेंटर में देखकर उसे डर लगने लगा है कि मैं बहुत जल्दी इस सर्कल में फिट हो जाऊंगा और उसका पूरा स्पॉटलाइट ले लूंगा। इसलिए वो पहले अपने दोस्तों के बीच थोड़े डाउट के बीज बो देता है। बात फैलती है। उसे पता है कि शायद इससे सब कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन कुछ तो असर होगा, है ना? जब वो लोग बात कर ही रहे होते हैं तभी उनकी नजर उस शाम के अनडिस्प्यूटेड स्टार पर पड़ती है।